दोस्तों, आज बात करते हैं बाल विकास के बारे में। बाल विकास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, या विकास रेखीय होता है, या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है? तो इसको समझेंगे। विकास पूर्वानुमेय, हाँ, विकास पहले से ही निर्धारित होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, बिल्कुल, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ही ओर चलता है। पहले सामान्य अंगों का विकास होता है, उसके बाद में उसके विशिष्ट अंगों का निर्माण होता है। विकास रेखीय होता है? नहीं, विकास जो है वक्राकार या वर्तुलाकार होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता बिल्कुल होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी शैशवावस्था में पाई जाती है। या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा भी बच्चे सीखते हैं, क्योंकि जैसे लोग करते हैं आचरण, उसी तरीके के छोटे बच्चे जो है शैशवावस्था में वैसा ही आचरण करने की कोशिश करते हैं। चिंतन प्रक्रिया, चूँकि शैशवावस्था में बच्चों का ना तो सामाजिक विकास होता है, ना तो उनका मस्तिष्क विकास इतना होता है कि वो शैशवावस्था में चिंतन प्रक्रिया कर सकें, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी, चौथा वाला। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? एनसीएफ 2005 के बाद से ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि अध्यापक किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी भी बच्चे के प्रति नहीं रखेगा। ना किसी प्रकार की जेंडर अनइक्वलिटी होगी, ना किसी जाति धर्म किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया सकता है। उनके मस्तिष्क क्षमता या याद करने या किसी चीज़ के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अध्यापक की दृष्टि में सभी बच्चे समान होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। चौथा, बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? तो बालक के शरीर और क्रियात्मक विकास की दिशा सिर से पैर से क्या होती है? सिर से पैर तथा शरीर से मध्य से बाहर की ओर। तो सिर से पैर से जो बाहर की ओर होती है इसको बोलते हैं हम व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। किस में? वृद्धि में विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं एक दूसरे से वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में तो समान होते हैं, लेकिन उनकी जो विकास दरें होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। कोई व्यक्ति कम विकास दर से उन्नत होता है, कोई ज़्यादा से होता है। छठा प्रश्न क्या है? मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न से कौन सा मानव का विकास सिद्धांत नहीं है? बिल्कुल, मानव का जो विकास है वो कुछ विशेष सिद्धांत कौन कौन से हैं? निरंतरता का नियम, अनुक्रमिकता का नियम, सामान्य से विशिष्ट का नियम, या प्रतिवर्ती का नियम। रिवर्स नहीं होता। मनुष्य का विकास जो है कभी वापस नहीं होता। निरंतर विकास में वृद्धि होती रहती है, भले ही शारीरिक वृद्धि ना हो, लेकिन उसकी जो और सारी चीज़ें हैं वो विकास में, चूँकि विकास जो है शारीरिक विकास से ज़्यादा बड़ा है, वृद्धि से ज़्यादा विस्तृत है, तो इसलिए उसका जो वृद्धि जो है तो रुक सकती है, लेकिन उसका विकास जो है ना तो कभी रुकता है और ना ही वो प्रतिवर्ती होता है, ना रिवर्स होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला। सातवां प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने की प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत? नहीं, एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है कि सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। अंतःक्रिया का सिद्धांत, जब किसी के आंतरिक में क्रिया होती है तो उसे बोलते हैं अंतःक्रिया का सिद्धांत। या अंतर संबंध का सिद्धांत? नहीं, निरंतरता का सिद्धांत, जो कि विकास ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया थी, मतलब निरंतर होगी तभी तो ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। तो इसका सीधा सा आंसर से हो जाएगा 4, निरंतरता का सिद्धांत। आठवां प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण क्यों है? शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षा प्रक्रिया कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है? नहीं, ऐसा कोई ट्रेडिशनल नहीं है, ऐसा बताया नहीं गया है। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन हमें बेहतर अवसर नहीं चाहिए। बच्चों की विकास दरें भिन्न होती हैं, वह भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। यही सही होगा कि बच्चों की हमें जो चीज़ करनी है वो बच्चों के हिसाब से करनी है। तो जब बच्चों के हिसाब से करनी है तो बच्चों की विकास दरें भिन्न होती हैं। अभी पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो जब बच्चों की विकास दरें भिन्न होती हैं तो अब भिन्न तरीके से सीखते हैं। तो जब भिन्न तरीके से वो सीखेंगे तो उन पर इसीलिए हमें व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता है, हर व्यक्ति की जो उसकी रुचियाँ होती हैं
अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें प्रत्येक बच्चे पर अलग अलग ध्यान, उस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न की कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या समाधान की सबसे पहला चरण क्या हो सकता है? जब हम जान जाएंगे समस्या क्या है, तो समस्या के प्रति हमें करना क्या है? परीक्षण करना है, या समस्या के प्रति जागरूकता करनी है, या प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना है, या प्राकल्पना का निर्माण करना है? तो हमको सबसे पहले समस्या के प्रति जागरूकता करनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर? नहीं, कोहल वर्ग ने ऐसा कुछ नहीं बताया। कोहल वर्ग ने कहा है कि हमें जो चीज़ सिखानी है, हमें जो आचरण कराना है, उसके बारे में अगर चर्चा करें, उसका हम अनुकरण अगर कराएं, तो चीज़ें हम उसे आसानी से सिखा सकते हैं। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। पूरे मनोविज्ञान में जब आप पढ़ेंगे, कहीं पर भी कोई नकारात्मक चीज़ नहीं दी गई। बच्चों पर हम कभी भी कोई प्रकार का प्रेशर नहीं डालेंगे, कोई प्रकार के कठोर निर्देश नहीं देंगे, ठीक है। वो शैशवावस्था में बच्चे जब अनुकरण द्वारा सीखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करेंगे, और वहाँ से बच्चे जो है नैतिक विकास सीखेंगे। जैसे कि हमारे 6, 7, 8 के जो कोर्स होते हैं, उसमें जो है जो नैतिक शिक्षा की कहानियाँ होती हैं, वो इसी का हिस्सा होती हैं कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो सके, महापुरुषों की कहानियों के द्वारा पढ़कर। धन्यवाद दोस्तों।